नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल की क्लास नहीं आ पाई किसी कारणवश। देखो कभी कभी साथियों परिस्थितियां ऐसी होती है, कितनी भी कोशिश की जाए क्लास नहीं हो पाती है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है अपने साथ में। मैं कंटिन्यूटी रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, रखते भी हैं अपन, लेकिन कल की क्लास नहीं दे पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज की क्लास में उसकी भरपाई कर दी जाएगी। ठीक है, आज साथियों अपन पढ़ने जा रहे हैं रीड क्रैश कोर्स की ये 5वीं क्लास है। इसके अंदर चक्रवात, प्रति चक्रवात और एक महासागरों का अपन रैपिड रिवीजन इसमें कर लेंगे, जिसमें आपके वापस हो जाएंगे वो। ठीक है, तो जो विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर महासागरीय परिसंचरण, देखो सेकंड ग्रेड के जो बैच के अंदर मैं सारे टॉपिक करवा चुका हूं, उसके अलावा इस क्रैश कोर्स में जो नए टॉपिक है जिन पर नई अपन ने नजर नहीं डाली थी वो करवाऊंगा। आप महासागरीय परिसंचरण, चाहे आपको धाराएं, प्रवाल, वित्तियां, लवणता जो भी पढ़नी है वो सारी की सारी उसमें मैंने व्यवस्थित विस्तृत रूप से करवा रखी है। उनको देखें, प्लेलिस्ट में जाकर 126वीं और 127वीं क्लास है। ठीक है, महासागरीय परिसंचरण यदि पढ़ना है उसमें से पढ़ लो। बाकी वन लाइनर में आपके बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है इन शॉर्ट, वो जो चीज चाहिए है वो सभी। और वन लाइनर के लिए आप सभी परेशान हो रहे हैं, लेकिन क्या करूं कि परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि जिसको समय पर देना चाहते हुए भी नहीं दे पाए। लेकिन अभी भी जो है 2-4 दिन का समय लगेगा। ठीक है, लेकिन वो आपके रिवीजन बूस्टर के तौर पे है, तो उसको आप मान के चले कि आपके पास में यदि 1 महीना भी पीछे बचता है उसको पढ़ने के लिए, तो भी आप उसको आसानी से कर लोगे, क्योंकि अपनी क्लासेस नियमित चली है, टेस्ट सीरीज नियमित चल रही है, तो वहां पे आपके समस्या आने वाली नहीं है। लेकिन जब इंतजार जितना करना पड़ रहा है, पुस्तक उतनी ही बेहतर आपको मिलने वाली है। ठीक है साथियों, आज शुरू करते हैं अपन चक्रवात। समय को ज्यादा व्यर्थ नहीं करेंगे। चक्रवात, चक्रवात क्या है यदि देखा जाए तो सीधी सिंपल भाषा में देखें, एक तूफान है। तूफान कहें या फिर यूं कहते कि एक विक्षोभ है। ठीक है, विक्षोभ थोड़ा सा यदि भौगोलिक शब्दावली में देखें एक अच्छा शब्द लगता है, लेकिन यदि समझने की दृष्टि से देखें चक्रवात क्या है, आप सीधा सीधा देखो, ये चक्र यानी क्या होता है आपके, चक्र यानी गोला है, चक्र यानी गोला है, और वात यानी होता है वायु, यानी कि वायु का एक चक्र बनता है, वो है चक्रवात साधारण शब्दों में। लेकिन इसको व्यवस्थित शब्दों में यदि समझेंगे साथियों, तो वायुमंडलीय विक्षोभ वह वायुमंडलीय विक्षोभ जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब और परिधि पर उच्च वायुदाब रहता है। ठीक है, अब ये हमेशा ध्यान रखना, वायुदाब आपको पूरा पढ़ाया है मैंने, सेकंड ग्रेड वाले बैच के अंदर वायुदाब, पवने सभी पढ़ा रखी है, तो ये उसमें से देखें। ठीक है, अब वायुमंडलीय पवने वगैरह नहीं, इसके बाद में अपन इतिहास शुरू करने वाले हैं, क्यों इतिहास का बहुत बड़ा पार्ट है जो अपने सेकंड ग्रेड के अंदर नहीं पढ़ा है और इसमें पढ़ना जरूरी है। वहां से प्रश्न बहुत बनते हैं, 3 यूनिट है, तो वहां पे अपन फोकस करने वाले हैं, बहुत सारे प्रश्न वहां से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वायुदाब साथियों जो है उच्च से निम्न की ओर बढ़ता है। ठीक है, पवने जो है उच्च वायुदाब से निम्न की ओर बढ़ती है सामान्य तौर पे। ठीक है, कोरियोलिस बल, फेरल का नियम वगैरह ये सब प्रभावित करते हैं, आपको बताया था इससे संबंधित। पास्कल, बैरोमीटर, इन सब में मापा जाता है इनको। ये बैरोमीटर इसका यंत्र है, और पास्कल और मिलीबार इनकी इकाइयां हैं नापने की, ये सब वायुदाब से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पे चक्रवात में आपको क्या ध्यान देना है ये समझना है। चक्रवात में क्या ध्यान देना है, चक्रवात के अंदर केंद्र में यानी कि सेंटर में तो होगा निम्न वायुदाब, लो प्रेशर। ठीक है, चक्रवात और प्रतिचक्रवात में बिल्कुल अलग चलेगा। एक चीज याद कर लेना, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। तो चक्रवात के अंदर साथियों देखोगे, तो चक्रवात के अंदर देखोगे तो देखो, चक्रवात के अंदर देखोगे तो यहां पे केंद्र में तो होगा लो प्रेशर, और परिधि पर, परिधि का यानी कि किनारा, परिधि पे होगा आपके हाई प्रेशर, उच्च वायुदाब। तो परिधि पर कैसा होगा, उच्च वायुदाब होगा। ठीक है ना। अब दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में दोनों में दिशा इसमें भी चेंज हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में अलग होते हैं, इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में हो जाते हैं। तो प्रति चक्रवात जैसे उत्तरी में होते हैं, उसके विपरीत दक्षिणी में हो जाते हैं। यदि उत्तरी उत्तरी की दोनों बात करें तो चक्रवात के विपरीत प्रति चक्रवात, दक्षिणी की भी बात करें तो इसके विपरीत, और उत्तरी दक्षिणी की आपस में बात करें तो उत्तरी में चक्रवात होगा, उसका विपरीत दक्षिणी में, प्रति चक्रवात उत्तरी में जो है उसका विपरीत दक्षिणी में। ये चीज है, एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, ये ध्यान रखना। अब देखो साथियों, यदि दिशा की बात करें, जहां जहां से प्रश्न बनते हैं उन पे ध्यान देना है। ठीक है, दिशा की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा कैसी होती है, घड़ी की सुई के विपरीत, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध में। अब देखो, अब कई जनों के ये घड़ी की दिशा वाला समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं करना है आपको, खाली घड़ी दिमाग में ला देनी है। ठीक है ना,
घड़ी दिमाग में लानी। अब घड़ी सबको पता है कि यहाँ 12 बजे है, यहाँ 1 बजे है, यहाँ 2 बजे है, यानी कि घड़ी की दिशा क्या होती है, ये होती है। ठीक है, तो ये तो है क्लॉकवाइज। इसके विपरीत चलेगा तो हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, घड़ी तो हमेशा इस दिशा में ही चलेगी, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बजते हुए वापस 12 बजते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये इस तरीके चलेगी। अब दिशा समझनी है यहाँ कि घड़ी के विपरीत चलती है, यानी कि इसकी दिशा कैसी होगी, ये दिशा होगी। ठीक है, घड़ी के विपरीत चलेगी। क्यों, घड़ी की दिशा तो कैसी है, ये वाली है, घड़ी की तो ये है। यहाँ पे अब इसका उल्टा करना है दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के अनुकूल, यानी कि घड़ी की दिशा के ऐसे चलेगी। ठीक है ना, जैसे घड़ी चलती है वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में चलेगी, मतलब एक दूसरे के विपरीत चलने हैं उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। ये चक्रवात की ही बात हो रही है, यहाँ प्रति चक्रवात की बात नहीं हो रही है। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे सीधे सीधे ऐसे बनते हैं, दिशाओं से प्रश्न बनता है। ठीक है ना, आपके दिशाओं से बनता है। और ये केंद्र में उच्च वायुदाब, केंद्र में लो वायुदाब, निम्न और सेंटर में अपने परिधि पर उच्च वायुदाब, इनसे भी प्रश्न बनता है। बस एक चीज को समझना है, आप लोग कंफ्यूज इसलिए होते हो, आप सभी को साथ में लेके चलते हो। एक चीज को समझो, उसका उल्टा दूसरा होगा। ठीक है ना, चक्रवात को उत्तरी गोलार्ध में समझ दिया, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात उसके उल्टा चलेगा। अब चक्रवात को उत्तरी गोलार्ध में समझा है, उत्तरी गोलार्ध में ही प्रति चक्रवात उसका उल्टा चलेगा। बस एक को समझना है, चारों ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो वापस दिशा एक बार बताता हूँ, घड़ी के विपरीत चलती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अब अपने तो 12, 1, 2, 3 ऐसे बज रहे थे, ये चलेगी ऐसे। ठीक है ना, 12, 11, 10, 9 ऐसे, तो इसकी दिशा होगी ये, और ये चलेगी घड़ी की दिशा के अनुकूल चलेगी, घड़ी की दिशा में। तो यहाँ पे ये दक्षिणी गोलार्ध के अंदर इस तरीके से चलेगा। ये है चक्रवात के बारे में। ठीक है ना, ये साथियों वी शेप बनाता है। ठीक है ना, वी शेप बनाता है, अंडाकार कह दो आप, या ऐसे जो है ये वी शेप बनाते हैं। ठीक है ना, प्रति चक्रवात से चक्रवात बहुत खतरनाक होते हैं। प्रति चक्रवात से तो क्या होता है, मौसम साफ होता है, और चक्रवात से तो हालत खराब होती है। ठीक है ना, चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे चक्रवात की ही बात हो रही है, तो चक्रवात के बीच में यानी कि सेंटर में क्या होता है, निम्न वायुदाब होता है, और परिधि पर होता है उच्च वायुदाब। ठीक है ना, अब देखो ये जो है सेंटर पॉइंट है। ठीक है, सेंटर में कैसा है, लो प्रेशर है, और परिधि पर जो है चारों तरफ, यानी कि चारों तरफ कैसा बनेगा, उच्च वायुदाब बनेगा। अब ये उत्तरी गोलार्ध की बात है। ठीक है ना, ये उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। अब वापस मैं यहाँ पे आपके लिए एक सुविधा के लिए क्या बना देता हूं, घड़ी बना देता हूं। क्या चीज समझनी आसान हो जाती है, अपन प्रैक्टिकल करके देखें कि अपने दिमाग में लेते हैं। भाई मान लो अपने समझ में नहीं भी बैठा, अब घड़ी की दिशा क्या होती है, घड़ी की दिशा होती है ये। ठीक है ना, अब यहाँ पे अपन ने कैसी बात की, उत्तरी गोलार्ध में, यदि वापस आपके देखना है तो देख लो, ये यहाँ पे क्या बात की है कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत चलता है। सही बात है ना, तो यहाँ पे देखो उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है और घड़ी के विपरीत, यानी कि इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा देखो ये है। ठीक है ना, ये एरो की दिशा ना, ये दिशा में, अब यही दिशा ये, यानी कि ऐसे चल रहा है। ठीक है ना, चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कैसे चल रहा है, घड़ी की दिशा के विपरीत चल रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। और यही इसका उल्टा कर देना दूसरा आपको बताया तरीका यही है। बस आप लोग क्या करते हैं कि समझने के लिए, कई मेरे लगभग विद्वान साथी 90% सही तरीके समझते हैं, 10% जिनको समस्या आती है ना, वो ये करते हैं कि उन चारों को ही लेकर करने की करते हैं। और एक ये होता है कि भूगोल जैसे पढ़ नहीं रखी, उनकी कभी स्ट्रीम रही नहीं है। ठीक है ना, कोई और स्ट्रीम से पढ़े हैं तो उनको भी समस्या आती है। और ये ऐसी चीजें हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित कि यहाँ पे जो है ये भौतिक भूगोल से संबंधित चीजें है ना, तो यहाँ पे समस्या आती है। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पे ये चीज आपके समझने के लिए ठीक है काफी है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समझो, चक्रवात भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझो चक्रवात के प्रकार कितने हैं, 2 है। नंबर 1 उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, अब कटिबंध, जब अक्षांश और देशांतर कल बताई थी तब यह भी बताया था कटिबंध क्या होता है, फिर आपको बताया उष्ण कटिबंध क्या होता है, फिर आपको बताया समशीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, शीत कटिबंध क्या होता है, ये बताया। चलिए मान लीजिए कि किसी ने वो क्लास नहीं भी देखी, हालांकि देखनी चाहिए। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो क्लास में सारी चीज बताई हुई है उसी को टेक्निकल टीम पे वापस करके पूछते हैं, फिर वो बेचारे कहते हैं कि भैया हम टेक्निकल टीम है, सर ने सब बता रखा है, वहां से देख लीजिए। और देखते नहीं, हमने तो क्लास नहीं देखी, इतना समय कहां से लाया। ए बापूड़ा मार दिया रे बेटी का बाप, हम समय निकाल के आपको क्लास दे रहे हैं, आपको कहीं पैसे खर्च करने नहीं है। ये कि ये क्लास यदि 5,000 रुपए फीस रख के दी होती ना, जग मार के देखते।
क्यों? क्योंकि पैसे लगे हैं, तब देखते हैं कि हाँ यार वास्तव में गुणवत्ता है, पैसे लिए तो गुणवत्ता है। फोगट वाली कोई कदर ही कौन है था नजरों में, है? बस को हमने तो देखी नहीं, इतना समय कहां से लाए? और हम कहां से समय लाए रहे बेटा? तुम्हारे पास में टाइम नहीं है, और हम प्रयास किसके लिए कर रहे हैं? मैं चलो जाऊं 7 दिन मनाली घूमने, बोलो बस थैला रहे दमीडा लोग, हम समय ला रहे हैं वो नहीं है। हम समय कहां से लाए इतने? अरे तुम्हारी भलाई के लिए क्लास ले रहे हैं, मेरा क्या लेना देना इसमें? मैं तो लगा हुआ हूँ, है बढ़िया तनख्वाह आ रही है, जमा हो रही है, क्या मतलब बढ़िया 1 महीने की सैलरी में घूम के आ सकता हूँ मनाली। फिर आप लोगों के लिए करते हैं, लेकिन आप लोग खुद ही उसको नहीं, फिर तो वही है, फिर कोचिंग वाले आपसे लेंगे ही पैसे, बढ़िया है, सही लेते हैं, फिर तो मैं भी यही कहूंगा। नहीं लेंगे तो आप ही वो उनकी भी यही करोगे हालत। इसलिए समझ लिया करो, जब इतनी समझाई जाती है चीज व्यवस्थित, इससे व्यवस्थित तो मर जड़ो तो कोई कहने वाला था मिले ही नहीं पहुंचो, ठीक है? इससे व्यवस्थित तो और तो क्या हो सकती है। देखो चक्रवात है 2 प्रकार की, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है? चक्रवात की बात हो रही है यहाँ पे, एक एक चीज को समझोगे ना बहुत बढ़िया तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये समझते हो भूमध्य रेखा है, बताई थी, ठीक है? ये कौन सी है? कर्क के मकर है, कर्क रेखा है। ये कौन सी है? कर्क के मकर है, मकर रेखा है। बताया था, याद नहीं रहता जिनको, उनके लिए भी बताया था तरीका, ठीक है? तो 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री, ये आ गया आपके आर्कटिक व्रत और ये अंटार्कटिक व्रत नीचे वाला, ठीक है? अब ये जो क्षेत्र है इसके ऊपर वाला शीत कटिबंध में आ गया, इसके नीचे वाला भी शीत में आ गया। अब यहाँ बीच में वैसे 35 से 66.5 तक जो है ये शीतोष्ण चक्रवात चलते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है ये यहाँ पे आ जाएंगे आपके कौन से? शीतोष्ण, ये तो उष्ण के अंदर आ गया, ये वाला क्षेत्र, ठीक है? यहाँ चलेंगे आपके शीतोष्ण चक्रवात, ठीक है ना? और ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है यहां पे चलेंगे आपके उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है ना? ये देखो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यहां पे चलेंगे, ठीक है? अब देखो यहां पे समझते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात चलते हैं, ठीक है? ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, इनके बीच में चलते हैं, लेकिन अपन इसको 35 डिग्री तक मान सकते हैं, ठीक है ना? वैसे कर्क से मकर तक, लेकिन 35 तक मान सकते हैं, क्योंकि 35 से फिर क्या है? 35 से फिर आपके आएंगे ये शीतोष्ण चक्रवात आ जाते हैं, ये तो ये आ गए। अब देखो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 35 डिग्री से 65 डिग्री तक आपके चलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात चलते हैं। इनमें क्या अंतर होता है वो भी मैं बताऊंगा, इनमें भी अंतर होता है, तो ये चीज भी बताऊंगा। ये पहले यहाँ पे आपके ये समझ में आ जाए, समझ में आ गया? ये तो है आपके ये वाला क्षेत्र कर्क से मकर तक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात चलेंगे, क्योंकि उष्ण कटिबंध है यहाँ पे, और यहाँ पे चलेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है ना? खतरनाक व उष्ण कटिबंधीय, ठीक है ना? खतरनाक विनाशकारी ये होते हैं। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं अपन, एक एक चीज को मैं क्लियर करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो बताता हुआ आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? अब देखो शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध में अपन अंतर समझते हैं, ठीक है? साथ साथ में लिया, ये चलते हैं शीतोष्ण 35 से 65 डिग्री तक, अभी बताया आपको। तो ये चलेंगे आपके कर्क से मकर रेखा, यानी कि उष्ण कटिबंध के अंदर चलेंगे। अब शीतोष्ण पे देखो दिशा जो होती है साथियों, इसकी पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। कैसे चलते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर, ये इनके विपरीत चलेंगे वापस, दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर। मतलब एक चीज को याद करनी है, दूसरी याद होगी अपने आप, ठीक है ना? ये इनकी उत्पत्ति जो है जल थल दोनों में हो सकती है, और इनकी उत्पत्ति जो है सामान्यतया प्राय जल से उत्पत्ति इनकी होती है, इनकी जल और थल दोनों से हो सकती है, ठीक है? इनका आकार बड़ा होता है, ये आकार में कई हजार वर्ग किलोमीटर बड़े होते हैं, लेकिन ये कम विनाशकारी होते हैं, क्योंकि आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो विनाशकारी इतने नहीं होते हैं। इनका आकार तो होता है, इतना बड़ा नहीं होता, इसके अपने शीतोष्ण चक्रवात के मुकाबले बड़ा नहीं होता, लेकिन ये विनाशकारी बहुत ज्यादा होते हैं, इनकी गति बहुत तेज होती है, तो ये विनाशकारी ज्यादा होते हैं। कौन से? उष्ण। अब देखो उष्ण खुद ही गर्म, उष्ण यानी गर्म, गर्म मिजाजी। अब गर्म मिजाजी तो नुकसान करनो ही करनो है, ठीक है ना? तो उष्ण ज्यादा विनाशकारी होते हैं, ठीक है? यहां से ये शीतोष्ण और उष्ण चक्रवात के अंतर है सामान्य, जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं अपन प्रति चक्रवात पे, ठीक है? प्रति चक्रवात के मध्य तो होता है हाई प्रेशर, मध्य में अभी क्या पढ़ा था? मध्य में चक्रवात में बस उल्टा है, सीधा सीधा। चलिए यहाँ पे दोनों चीज दे रखी है, ये दे रखा है आपके चक्रवात
और ये दे रखा है प्रति चक्रवात। अब प्रति चक्रवात में यहाँ पे एलपी, ठीक है, लो प्रेशर, और परिधि पर है हाई प्रेशर। तो इसका उल्टा प्रति चक्रवात में यहाँ पे हाई प्रेशर और यहाँ पे लो प्रेशर, ये प्रति चक्रवात है, ठीक है ना। अब देखो चक्रवात के अंदर, प्रति चक्रवातों में तो मौसम कैसा होता है, साफ होता है। ये प्रति चक्रवात है, मौसम बिल्कुल साफ है, ठीक है ना, मौसम बिल्कुल साफ है, सूरज निकला हुआ है, मौसम साफ है। और चक्रवातों में क्या होता है, तेज बारिश होती है। देखो बादलों से संबंध रहता है, तेज बारिश होती है और आंधी तूफान वगैरह वो सब होते हैं, ये आपके चक्रवात की विशेषता है, ठीक है ना। चक्रवात, प्रति चक्रवात बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, मौसम साफ रहेगा, ठीक है ना। ये अब देखो चक्रवातों के दौरान जो होने वाली वर्षा है साथियों, उसे फ्रंटल वर्षा कहते हैं। और ये अगर प्रश्न आया ना तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा आपके। फ्रंटल रेन कहा जाता है, फ्रंटल वर्षा कहा जाता है ये, ठीक है। प्रति चक्रवातों में हवा की दिशा चक्रवातों के विपरीत होती है। ये चीज मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दी है कि प्रति चक्रवात और चक्रवात एक दूसरे के चलेंगे विपरीत। लेकिन अपन अंतर को और व्यवस्थित तरीके से देखते हैं कि अंतर इनके क्या होते हैं, उनको और भी व्यवस्थित एक बार देख लेते हैं। ये है चक्रवात साइक्लोन और ये है एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात, ठीक है। अब देखो चक्रवात में निम्न वायुदाब केंद्र में होता है। कितनी बार बताया है, जब इतनी बार बताया है तो यानी कि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चक्रवातों में निम्न वायुदाब केंद्र में होता है और केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता है, यानी कि हाई प्रेशर होगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसका उल्टा यहाँ पे, यहाँ उच्च वायुदाब होगा केंद्र में और देखो उच्च वायुदाब केंद्र में और बाहर होगा लो, ठीक है। यहाँ पे वायु की चक्रवात वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत होती है, एंटी क्लॉकवाइज पड़ी, और दक्षिण में होगी उसके अनुरूप क्लॉकवाइज। बिल्कुल इसका उल्टा है यहाँ पे, मैंने कहा ना बिल्कुल उल्टा करना है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वही है। चक्रवात की आकृति प्राय गोलाकार, अंडाकार या वी आकार की होती है और यहाँ पे जो समदाब रेखा बनती है, ये समझ लो कि यहाँ पे यू आकार की आकृति के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो वी आकार में होते हैं और ये विनाशकारी ज्यादा होते हैं, चक्रवात ज्यादा विनाशकारी होते हैं, ठीक है ना। अब बहुत सारे चक्रवात है जिनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, उनको देखते हैं अपन, ये कई बार पूछते हैं इनको। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो है हिंद महासागर के अंदर जो चक्रवात उठते हैं उन्हें चक्रवात के नाम से ही जाना जाता है। अब जैसे ये आप कई बार अपन पढ़ते हैं ना, नीलम, हुदहुद, ताउक्ते, अभी ताउक्ते आया था, तो ताउक्ते पर तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था पूरा उसके नामकरण से संबंधित कि कैसे नाम देते हैं। 169 देश है, 13 नामों की लिस्ट बनी हुई है और उनमें से कैसे रिपीट होते हैं। वो जब ताउक्ते आया था ना, उस छिपकली के नाम पे उसका नाम दिया गया था और वो ताउक्ते जब आया था तब उसका वीडियो बनाया भी था, ठीक है। अब जो है ये बहुत सारे और तूफान वगैरह आते रहते हैं, तो वो अलग अलग देश उनके नाम देते हैं, उनसे नाम होते हैं, ठीक है ना। तो इनको हिंद महासागर में जो उठते हैं वो चक्रवात कहलाते हैं। पश्चिमी अटलांटिक तथा पूर्वी प्रशांत महासागर में उठने वाले कहलाते हैं हरिकेन। पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर में उठने वाले कहलाते हैं टाइफून और ऑस्ट्रेलिया में उठने वाले कहलाते हैं विलीविलीज। विलीविली कह दो चाहे विलीविलीज कह दो, ठीक है। और एक और पढ़ने में आता है टोर्नेडो, एक और पढ़ने में आता है टोर्नेडो। और टोर्नेडो जो उत्पत्ति टोर्नेडो की होती है वो अमेरिका के आसपास से होती है, ठीक है ना। टोर्नेडो की अमेरिका के आसपास से होती है। तो ये जो है साथियों आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी अटलांटिक और ये, ठीक है ना। तो ये नाम हिंद महासागर में चक्रवात, पश्चिमी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर का पश्चिमी भाग है तो प्रशांत का पूर्वी ही होगा, तो वहां पे उठने वाले हरिकेन कहलाएंगे। पश्चिमी प्रशांत हो गया और इसके साथ में दक्षिणी चीनी सागर होगा तो वो टाइफून कहलाएगा। महासागरों को जब पढ़ाया था तो एक एक चीज बताई थी कि चीनी महासागर, दक्षिणी चीनी महासागर कहाँ है, प्रशांत वगैरह, ये सारी चीजें बताई हुई है, ठीक है ना। तो वहां पे आपको ध्यान आपको रखना है। आप थे अगर नहीं पढ़ो तो इन्हें मैं कहीं नहीं कर सकूं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। ये हो गया है आपके चक्रवात और प्रति चक्रवात। अब काफी सारे विद्वान साथी कह रहे थे सर चक्रवात प्रति चक्रवात करवा दो, ये ऐसे हमारे, ठीक है ना। तो ये आपके करवा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। एक तो बाल बड़ा हो गया इतना हमारी कटाने और जड़ टाइम सेट नहीं है। चलिए अब साथियों अपन बढ़ते हैं महासागर की तरफ, ठीक है। एक टॉपिक आपके क्लियर करवा दिया है, चक्रवात और प्रति चक्रवात। व्यवस्थित तरीके से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, नोट्स भी बन जाएंगे। अब बढ़ते हैं महासागर की तरफ। साथियों यदि देखा जाए तो
विश्व के यदि अपन क्षेत्रफल पे देखें, विश्व के क्षेत्रफल में तो आपके 3/4 जो भाग है वो जल का है, यानी कि सीधे सीधे तौर पर माने तो आपके 71% तो है जल, ठीक है, 71% जल है और 29% क्या है, स्थल है, ठीक है। यही चीज यदि वैगनर के अनुसार देखें, वैगनर के अनुसार देखते हैं तो 71.7% है आपके जल, ठीक है, तो 28.3% इसमें क्या है, स्थल, यदि वैगनर के अनुसार पूछ लेते तो। ये सामान्य है, वैसे सवाल यहां से बनता है, अधिकांश तो सवाल यहां से बनता है जल और स्थल से। यदि इसमें भी महासागरीय जल देखा जाए साथियों, कि सिर्फ महासागरीय जल की बात करें तो 97 पॉइंट लगभग बता रहा हूं, ठीक है ना, एक्यूरेट नहीं, 97.5% तो है महासागरीय जल और 2.5% है अपने मीठा पानी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सामान्य सवाल है, वो आपको ध्यान में रखने, महासागर वगैरह महासागरीय परिसंचरण में ये सारी चीजें बताई हुई है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे ये चीज अब इसको नहीं पढ़ते हुए अपन सीधे आ जाते हैं महासागरों पर, ठीक है। महासागरों में मुख्यतया जो सवाल बनते हैं वो आपके बनते हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तुलनात्मक रूप से सामान्य जो बिंदु ध्यान में रखने हैं उनको लेते हुए मैं चल रहा हूं आगे। सबसे पहले अपन लेते हैं प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है अपने यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है, जिसका यदि क्षेत्रफल साथियों देखा जाए तो 16.5 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। भूमध्य रेखा पर लगभग 16,000 किलोमीटर क्षेत्रफल में ये विस्तृत फैला हुआ है। और ये जो है साथियों इसका आकार इंपॉर्टेंट है, त्रिभुजाकार। सामान्य प्रश्न बहुत बनते हैं, त्रिभुजाकार आकार के अंदर प्रशांत महासागर फैला हुआ है। यहाँ पे सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां और अग्नि वलय पाई जाती है। प्रवाल भित्तियां क्या है, प्रवाल भित्तियां मूंगे की चट्टानें, क्या है, मूंगे की चट्टानें। सिलेंट्रेटा संघ का एक प्राणी है मूंगा, जो चूने का भक्षण करता है, चूना खाता है। और महाद्वीपीय जो मग्न तट है आपके, वहां पे ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो ये चूने का भक्षण, चूने की लंबी चूने का भक्षण करता है और मूंगे की लंबी लंबी चट्टानें बन जाती है, वो प्रवाल भित्तियां। जैसे कि सबसे बढ़िया उदाहरण है ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया के पास में। तो ये जो यहाँ पे प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा पाई जाती है और सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है वो ग्रेट बैरियर रीफ ही आपकी, जिसको महासागरीय वर्षा वन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, सर्वाधिक जैव विविधता के कारण महासागरीय वर्षा वन कहा जाता है। प्रवाल भित्ति से संबंधित, देखो मैं यहां से प्रवाल भित्तियों पे आ गया, यानी कि आपके एक और साथ में क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो प्रवाल भित्तियों, महासागरीय वर्षा वन भी कहा जाता है, एक प्रवाल विरंजन कहा जाता है, एक शब्द आता है प्रवाल विरंजन, प्रवाल विरंजन। आजकल क्या है, महासागरों के अंदर प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो उससे इन प्रवालों को नुकसान पहुंच रहा है और इस चीज को, जो प्रवालों को नुकसान होता है वही प्रवाल विरंजन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये प्रवाल भित्तियों से संबंधित ध्यान रखना। ये प्रवाल भित्तियां साथियों 3 प्रकार की होती है। प्रवाल भित्तियां कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है तटीय प्रवाल, एक होती है अवरोधक प्रवाल, और एक होती है आपके एटोल प्रकार, एटोल या वलयाकार कह दो, ठीक है, एटोल प्रवाल। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, तटीय प्रवाल, अवरोधक प्रवाल और एटोल प्रवाल। तटीय प्रवाल क्या होती है, बिल्कुल तट से सटी हुई रहती है, ठीक है, महासागर से, महाद्वीप का जो तट होता है उससे बिल्कुल सटी हुई रहती है। अवरोधक प्रवाल क्या होती है, थोड़ी सी अंदर जाकर, पानी के अंदर जाकर फिर वहां पे अवरोध बनाती है, यानी कि वो जहां से अवरोध बनाती है उसके बीच में एक झील का निर्माण हो जाता है। वो झील मछुआरों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। जो इसका उदाहरण यदि आप देखो, ग्रेट बैरियर रीफ इसका बढ़िया उदाहरण है। और एटोल प्रवाल क्या होती है, वलयाकार होती है। जैसे लक्षद्वीप समूह के जो प्रवाल हैं वो इसका अच्छा उदाहरण है, एंटीलीज सागर की है वगैरह ये। तो ये वलयाकार होती है, घोड़े के नाल के आकार की समान की होती है एटोल प्रवाल। ये 3 तरह की प्रवाल होती है। प्रवाल विरंजन ध्यान में रखें, प्रवाल क्या होती है वो बता दिया, ठीक है। प्रवाल भित्ति आपके साथ साथ में क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, प्रवाल भित्तियां और अग्निवलय बहुत ज्यादा पाने के कारण ही यहाँ पे प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी सबसे ज्यादा होते हैं, भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं, ये कारण इनके रहते हैं, ठीक है ना। भूकंप और 1-2 मिनट रुके आप। भूकंप और ज्वालामुखी ज्यादा आने का कारण भी यही होता है, अग्निवलय की अधिकता होना।
और अग्निवलय की अधिकता किस कारण है? क्योंकि प्रशांत महासागर का तापमान बाकी सारे महासागरों से बहुत ज्यादा है, तापमान सबसे ज्यादा है। वैसे यदि साथियों देखोगे आप तो महासागरों का जो औसत तापमान है वो 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना, जिसमें सबसे ज्यादा जो तापमान है अपने वो प्रशांत महासागर का तापमान सबसे अधिक रहता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, तापमान से संबंधित भी ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। वैसे तापमान पे एक क्लास अलग से दे रखी है जिसके अंदर सारा बताया गया है। तो ये यहाँ पे सबसे ज्यादा तापमान प्रशांत महासागर का ही होता है। सबसे गहरा गर्त साथियों मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त आप कह दो, तो मेरियाना गर्त जो महासागरों का यदि देखा जाए सबसे गहरा गर्त, जिसकी गहराई 11,022, कई जगह 11,033 भी मिलेगी आपको, ठीक है, 11,022 मीटर, ठीक है ना, लगभग 11 किलोमीटर हो गया, ये समझ लो, मतलब सबसे ज्यादा गर्त। यदि गर्तों की बात करें, यानी गर्त क्या होते हैं कि महासागर के अंदर पाए जाने वाले गहरी खाई या खड्डे कह दो आप, गर्त का मतलब खड्डा ही होता है, तो वो गर्त होते हैं। अभी तक जो गर्त खोजे गए साथियों महासागरों के अंदर उनकी संख्या 57 है, जिसमें से सबसे ज्यादा गर्त 32 प्रशांत महासागर के अंदर, 19 अटलांटिक महासागर के अंदर और 6 आपके हैं हिंद महासागर के अंदर। कितने? 6 है हिंद महासागर के अंदर। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा गर्त जो है वो प्रशांत महासागर के अंदर ही देखने को मिलते हैं। 1960 में वित्याज नामक जहाज से इसको खोजा गया था। देखो इसलिए मैं इस तरीके से आपको नोट्स मेकिंग पैटर्न पे क्लास इसलिए देता हूं क्योंकि मैं ज्यादा बोर्ड पे लिख नहीं पाता हूं, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है, बता तो सारे दूंगा लेकिन लिख नहीं पाता हूं, इसलिए नोट्स मेकिंग पे देता हूं ताकि आपके पास में एक व्यवस्थित नोट्स बन सके। अब मैंने इतनी सारी जानकारी लगभग यूं कहो कि महासागर पूरे ही उठा लिए। अब जिसने व्यवस्थित पढ़ी थी, नोट्स बनाए हुए थे, उसके बढ़िया तरीके से रिवीजन होगा। महासागरीय यदि आप देखोगे तलीय आकृति, नीतल की आकृति, तो महासागर को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला महाद्वीपीय मग्न तट, फिर महाद्वीपीय मग्न ढाल, फिर महाद्वीपीय अपने क्या आ जाएंगे मैदान, महासागरीय मैदान, और उसके बाद में गर्त। 4 तरह की। चलिए एक सेकेंड यहां पे मैं आपको स्लाइड पर लेकर चलता हूं। साथियों देखना, यदि महासागर या नीतल की, क्यों महासागर चल रहा है आपने, नीतल के उच्चावच देखें, नीतल के उच्चावच, ठीक है, सामान्य नीतल के उच्चावच देखें साथियों, तो एक तो आ जाएगा आपके नंबर 1 महाद्वीपीय मग्न तट, नंबर 1। नंबर 2 आ जाएगा महाद्वीपीय मग्न ढाल। नंबर 3 आ जाएगा महासागरीय मैदान, महासागरीय मैदान। और नंबर 4 आ जाएगा आपके गर्त, महासागरीय गर्त आ जाएगा। यदि सभी महासागरों के अंदर देखा जाए तो ये लगभग 8.6% है, ये लगभग 8.5% है, और ये लगभग 75.9% है, और ये लगभग है आपके 7%, ठीक है ना, ये लगभग 7%। इस तरीके से चलता है। सबसे ज्यादा जो है ना आपके प्रवाल है, जीव जंतु है, वो मग्न तट पे पाए जाते हैं। इसी कारण यहाँ पे खनिज तेल वगैरह की पर्याप्त मात्रा यहाँ पे होती है। और उसके बाद में मग्न ढाल पे इतने नहीं पाए जाते क्योंकि ढलान वाली स्थिति होती है, वो इतने नहीं पाए जाते। सबसे बड़ा भाग जो है महासागरीय मैदान है, जो सभी महासागरों में सबसे बड़ा भाग यही होता है। और उसके बाद में यहाँ 7% जो है वो गर्त पाए जाते हैं। तो ये एक और चीज साथ में आप थोड़ी सी ध्यान रखना, क्योंकि बीच में आ जाती है तो भी बतानी पड़ती है, ठीक है। तो अपन चल रहे थे यहाँ पे, अब यहाँ पे बता दिया आपको ये, ठीक है, मेरियाना गर्त है। और यदि प्रशांत महासागर की औसत गहराई देखी जाए तो 4,572 मीटर इसकी औसत गहराई है, ठीक है। अब आते हैं साथियों अटलांटिक महासागर पे, ठीक है ना, ये तो सबसे बड़ा महासागर है, 1/3 यदि कह दो कि संपूर्ण पृथ्वी का 1/3 भाग रखता है ये, ठीक है। अब अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर क्या है, दूसरा बड़ा महासागर है, 8.22 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, और इसका आकार जो है वो इस तरीके से एस आकारीय है, अंग्रेजी के एस आकार में। इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। यहाँ पे सर्वाधिक व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार सर्वाधिक जो है वो इसी महासागर के अंदर से होता है। कारण यह है
कि चारों तरफ विकसित देश बसे हुए हैं। अटलांटिक महासागर के चारों तरफ विकसित देश बसे होने के कारण यहाँ पे सबसे ज्यादा व्यापार होता है। ये सबसे व्यस्ततम महासागर ये यही रहता है, ठीक है। यहाँ का सबसे गहरा गर्त जो है साथियों प्यूर्टो रिको है, जो लगभग 8,300 मीटर गहरा है। इसके अलावा भी जैसे साउथ सैंडविच गर्त और भी बहुत सारे इसके अंदर गर्त पाए जाते हैं। इसकी औसत गहराई जो है वो 4,229 मीटर है। ये बात हो रही किसकी? अटलांटिक महासागर की। हिंद महासागर की बात करें साथियों तो इसके अलावा यहाँ है ना मध्य अटलांटिक कटक वगैरह बहुत सारे, ट्रिस्टा दी काना द्वीप, बरमुडा ट्रायंगल, सार्गेसो सागर वगैरह वो सारी चीजें अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, ठीक है। अब आते हैं हिंद महासागर पे। हिंद महासागर क्या है कि 7.35 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर के अंदर फैला हुआ है और भारतीय उपमहाद्वीप जो है, भारतीय प्रायद्वीप जो है उसे एम आकार के अंदर बांटता है, यानी कि इसका आकार है एम आकार है। इसे अर्ध महासागर रत्नाकर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे ये हिंद महासागर यदि देखा जाए तो मुख्यतः दो सागरों में बटा हुआ है, एक तो आ जाएगा अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी के अंदर। सबसे गहरा गर्त जो है वो सुन्ना गर्त है, लगभग 8,152 मीटर गहरा है ये। और इसमें एक द्वीप है डियोगो गार्सिया, जिसमें अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है, हवाई अड्डा है और इस पे पहले यूके का अधिकार था, ठीक है ना। तो ये सामान्य जानकारियां हैं आपके हिंद महासागर से संबंधित। जो 3 मुख्य महासागर है वो है। इसके अलावा फिर आर्कटिक महासागर पढ़ते हैं तो आर्कटिक महासागर वैसे ज्यादातर जमा हुआ है उसका हिस्सा, और गोलाकार महासागर है उसका आकार यदि देखा जाए तो गोलाकार है। यूरेशियन बेसिन गर्त उसका सबसे गहरा गर्त है। आपको भी याद होने चाहिए, ठीक है ना। जब याद कर लोगे बढ़िया तो देखो फायदा आपका ही है, माने कि फायदों मिलने वाला है कौन, ठीक है। और यदि इसमें साथियों लवणता की बात की जाए तो लवणता, सागरीय जो लवणता होती है, देखो एक तो ये चीज याद रखना कि सागरीय जो गहराई होती है, महासागरीय गहराई होती है वो फैदम में मापी जाती है, फैदोमीटर के अंदर, ठीक है। इकाई होती है फैदम, यानी कि एक फैदम बराबर 6 फीट, एक फैदम बराबर 6 फीट। यदि महासागरों की औसत गहराई देखी जाए तो 3800 मीटर है। कितनी है? 3800 मीटर। स्थल की औसत ऊंचाई देखी जाए तो 840 मीटर है, ठीक है ना। तो ये फैदोमीटर के अंदर मापी जाती है। इनकी जो लवणता है, लवणता जो पाई जाती है, लवणता जाती है सैलाइन नेक्टर में मापी जाती है, सैलाइन नेक्टर के अंदर मापी जाती है। और यदि अपन बात करें कि लवणता के अंदर सबसे ज्यादा जो पानी के अंदर अनावश्यक तत्व मिल जाते हैं वो लवणता बढ़ाते हैं, ठीक है। लवणता में सबसे ज्यादा यदि कोई चीज पाई जाती है तो वो सोडियम क्लोराइड, सोडियम, ये प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं, ठीक है ना। ये प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं। सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा। और मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr, मैग्नीशियम ब्रोमाइड सबसे कम, सबसे कम मैग्नीशियम ब्रोमाइड पाया जाता है, ठीक है। याद रह जाएगा, नहीं रहेगा तो भी करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनको जो मापा जाता है ना वो प्रति 1000 में मापा जाता है। कैसे मापा जाता है? प्रति 1000 में। ये 2 बिंदु लगते हैं, प्रतिशत में तो क्या लगता है? 1 बिंदु लगता है, यहाँ पे 2 बिंदु लगते हैं। ये है लवणता। अब आप कहते हो महासागरीय परिसंचरण, तो लिंक करके, कई जने कहते हैं सर नहीं सिर्फ धाराएं हैं, अरे लिंक करके प्रश्न दे देते हैं, क्योंकि धाराओं को प्रभावित करती है लवणता, तापमान सब प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। नीतल के उच्चावच वगैरह सब प्रभावित करते हैं। तो सिर्फ धाराएं ये अपन सोच के चलें और प्रश्न फिर बाहर से आए तो फिर मुझे तो दोष नहीं दे सकते, मैंने पूरा बताया। इसके अलावा विस्तृत क्लास बढ़िया तरीके से दी हुई है सेकंड ग्रेड वाले बैच में। क्लास नंबर भी बता दिया, 126 और 127 है, देख लेना, यही है। और वो आप देख लेना, आपके महासागरीय परिसंचरण पूरा हो जाएगा। यदि साथियों बात करें धाराओं पे सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं उनकी प्रकृति के आधार पे, कि कौन सी ठंडी है और कौन सी गर्म है। वहां पे अपन जो है कई सारी गलतियां कर लेते हैं, अपन को याद नहीं रहती। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो आपको ध्यान रखना है, बहुत इजी है और ये सार्वभौमिक है, यानी सभी इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो हम बोले ग्रीन बगुला क्यों कहला फेंक रहा है, ये जो है ठंडी धाराओं की ट्रिक है, ठीक है। इसके अलावा जितनी बची है वो सारी गर्म है, तो अपन को ठंडी याद कर लेनी है। क्या याद करनी है? ठंडी याद कर लेनी। अब देखो, हम बोले से लेना है हमबोल्ट की धारा,
कौन सी आ जाएगी? हम्बोल्ट की धारा। ठीक है, यहां ले से आ जाएगी लेब्राडोर की धारा, जो विश्व की सबसे ठंडी धारा है, लेब्राडोर की धारा। यहां से आ जाएगी ग्रीनलैंड की धारा, ग्रीनलैंड की धारा। ठीक है, यहां से बगुला से आ जाएगी बेंगुला की धारा, बेंगुला धारा। ठीक है, यहां से आ जाएगी आपकी क्यूराइल की धारा, क्यूराइल की धारा। ठीक है, ये केला से आएगी कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया की धारा। यहां से आएगी साथियों आपके फॉकलैंड की धारा। कौन सी आ जाएगी? क्या हुआ भाई, अटक कैसे गया? यहां से आ जाएगी आपके फॉकलैंड की धारा। क्यों नाराज हो रहा है? यहां से इस ए से आ जाएगी ओकोटस्क की धारा, और यहां से आ जाएगी कनारी की धारा। शायद इसमें कोई सिस्टम पता नहीं क्या है, इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये अपने जो है वैसे हो गया है, आप इससे लिखेंगे ओकोटस्क की धारा, और यहां से आ जाएगी आपके कनारी की धारा। ठीक है, तो ये आपके जो है साथियों कितनी लगभग ठंडी धारा है सारी आ गई। इसके अलावा जो बचती है वो आ जाती है आपके गर्म धारा के अंदर। ठीक है ना, तो आज अपन ने शुरुआत की थी चक्रवात, प्रतिचक्रवात, और उसके बाद में पूरी महासागरीय परिसंचरण पूरा ही पढ़ लिया, ये समझ लो। अब इसमें जो सबसे गर्म जल धारा जो है साथियों, विश्व की सबसे गर्म जल धारा जो है वो गल्फ स्ट्रीम की धारा है। ठीक है, विश्व की सबसे ठंडी जो जल धारा है वो लेब्राडोर की धारा है। यदि टाइटैनिक दुर्घटना, यदि आपने कहीं ना कहीं पढ़ी है, देखी है, तो टाइटैनिक दुर्घटना जो थी वो लेब्राडोर की धारा के द्वारा बहाकर लाया गया चट्टान का टुकड़ा था, जिसकी वजह से टाइटैनिक जहाज दो भागों में बट गया था, ये उसका कारण था। ठीक है ना, तो ये काफी सारी चीजें हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है। आज की जो क्लास थी बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के अंदर। लगभग 60,000 विद्यार्थी जुड़े हुए। टेलीग्राम पे एक महत्वपूर्ण सूचना भी दी गई है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, तो वहां पे वो पढ़ लेना। काफी सारे विद्यार्थी जुड़ भी रहे हैं, जो क्योंकि शिक्षण विधियों से संबंधित जो लॉन्च की है और जो अपने उसमें बदलाव होने वाला है वो सारी टेलीग्राम पे बता रखी है। ठीक है, तो वहां पे जुड़े रहे और उससे अपडेट रहे सारी चीज। जैसे कल क्लास नहीं भी आई थी तो वो चीज भी आपको वहां पे बता दी गई थी। तो हर चीज, हर अपडेट आपको टेलीग्राम के जरिए दे दिया जाता है। मैं नहीं भी देता हूं तो टेक्निकल टीम द्वारा दे दिया जाता है, वो संभालते हैं उसको पूरा। तो वो हर चीज को वहां पे आपको बता देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं, पूरी डिटेल बता देते हैं, ताकि कहीं भी कुछ पूछने की आवश्यकता आपको नहीं पड़े। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। आप लोगों का स्नेह प्रेम ऐसा ही बना रहे, ऐसी उम्मीद है। और अब अगली क्लास आएगी साथियों इंडियन हिस्ट्री की। अब हिस्ट्री शुरू करेंगे अपन। एक देख लो, 5 क्लास में आपके एक यूनिट जो है पूरी कंप्लीट कर दी अपन ने। ये है अपना क्रैश कोर्स। समय ज्यादा लंबा नहीं लिया अपन ने 7-7, 8-8 घंटे की क्लासेस नहीं दी है, लेकिन सीमित समय में दी गई क्लासेस आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, इस बात को ध्यान में रखकर दिए। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चलेगी। अब कमर कस लेना, ऑनलाइनर के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, 2-4 दिन में आपको देने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।